चलिए, तो इलस्ट्रेशन 28 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहां पर कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है। हालांकि कोई भी क्वेश्चन हो, अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है, तो आपको डबल एंट्री फॉलो करना चाहिए और उससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। चलिए, तो मिस्टर आर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको यहां पर दे रखा है और उसमें फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक बैलेंस है और कैश है। और इसके बाद आपको कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस दे रखी है। और आखिरी में आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भाई आपको बनाना है, बैंक ट्रांजैक्शन दे रखे हैं आपको, डेफिनेटली आपको फाइनल अकाउंट ही बनाना होगा या कुछ और पूछा है? इसमें फाइनल अकाउंट पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, मिस्टर आर डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पर बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ये वीकली ड्राइंग्स दे रखी है। क्या दे रखी है? वीकली ड्राइंग्स 200 रुपए की दे रखी है। आफ्टर बी पॉइंट, आफ्टर मीटिंग इज वीकली सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹100 ऑन एन एवरेज, एक हफ्ते के 100 रुपए हैं। एंड इज ड्राइंग्स, एंड इज ड्राइंग्स द बैलेंस ऑफ वीकली कलेक्शन इज बैंक्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट वीक। मतलब क्या होता है, जो सन्ड्री एक्सपेंस होते हैं वो कैश में होते हैं, ठीक है, और ड्राइंग्स जो होती है वो भी कैश में होती है। कैसे पता चला? क्योंकि बी पॉइंट में लिखा है आफ्टर मीटिंग इज वीकली सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस जो हफ्ते के होते हैं 100 रुपए, उसको मीट आउट करने के बाद, एंड इज ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स को भी करने के बाद, जो वीकली कलेक्शन, जो भी कैश कलेक्शन आता है उसको वो बैंक में जमा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कलेक्ट हुए तो कैश टू सेल, कैश आया, तो डेटर से आया तो कैश टू डेटर, जो कैश आया वो 100 रुपए आया, उसमें से 10 रुपए की ड्राइंग्स हो गई तो ड्राइंग्स टू कैश, एक्सपेंस हो गया तो एक्सपेंस टू कैश, और जो बचा वो बैंक में जमा होता है, वो बैंक में। तो ये क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, इससे क्लियर हो जाता है कि भाई ये जो ऊपर ड्राइंग थी ये कैश में थी। किस में थी? कैश में। वापस से बोलेंगे कि यहां पर मिस्टर आर डबल एंट्री सिस्टम पर बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं और इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है। वीकली ड्राइंग्स इनकी 200 रुपए की है, वो कैश से भी हो सकती थी, बैंक से भी हो सकती थी, वो दिया नहीं था पहले पॉइंट में, लेकिन सेकंड पॉइंट में क्लियर हो गया कि ड्राइंग्स भी कैश में होती है और सन्ड्री एक्सपेंस भी कैश में होते हैं। और जो भी ये कैश आता कहां से? कोई कैश कलेक्शन होता होगा, तो कैश कलेक्शन कहां से होता होगा? या तो कैश सेल होगी या डेटर से आया होगा, और भी सोर्स हो सकते हैं क्वेश्चन में दिया हो तो। ठीक, तो अल्टीमेटली जो भी कैश कलेक्शन होता है उसमें से वीकली एक्सपेंस किए जाते हैं, कैश में ड्राइंग्स की जाती है, और उसके बाद जो बचता है वो वीकली कलेक्शन जो है अगले हफ्ते की शुरुआत में ही पिछले हफ्ते का पूरा बचा हुआ कैश बैंक में जमा हो जाता है। जो बैंक में जमा होता है वो कितना है मालूम नहीं है, पर एंट्री मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यही होगा। अब क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया भाई साहब कैश परचेज नहीं है मेरी, मतलब परचेज टू कैश वाली एंट्री है ही नहीं सवाल में। ये क्लियर बोल दिया क्रेडिटर्स को चेक से पे करते हैं, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि क्रेडिट परचेज है, परचेज टू क्रेडिटर एंट्री सवाल में होगी और क्रेडिटर्स को चेक से पे करेंगे। अमाउंट नहीं दिया पर क्रेडिटर्स टू बैंक आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सेल्स जो है वो 20% सेल पर है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेल 100 है, मेरे को जिस पर परसेंट दिया होता है मैं उसे 100 मान लेता हूं, तो प्रॉफिट का जो रेट दे रखा है वो सेल्स पर 20% दे रखा है। तो अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट 20 है, अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट 20 है। तो फिर कॉस्ट कितनी है बताइए, जल्दी बताएं, फिर कॉस्ट कितनी है बताइए? अरे सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितनी? 80 है। 120 भी बोलने वाले लोग हैं कुछ, नहीं केशव नहीं कोई और, 120 तो नहीं है ना? हाँ तो 80, तो सेल पर अगर 20% है, 20 अगर 100 पे 20% है, तो 20 80 पे देखो 25% आएगा, कितना आएगा? तो वो डिपेंड करता है। तो सेल पर आपको प्रॉफिट का रेट दे रखा है, सेल पर 20%, तो कॉस्ट पर 25%। 80 का 25% निकालोगे तो 20 आएगा, 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा। ठीक, उसके बाद क्रेडिट सेल्स आर फ्यू,
बहुत छोटे से अमाउंट की क्रेडिट सेल ऐसा है कह रहे हैं हमें, उससे क्या मतलब, 1 रुपए की भी होगी तो रिकॉर्ड होगी वो तो। एंड आर नोटेड इन अ डायरी, ये डायरी मेंटेन करते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो डायरी में इन्होंने लिख रखी थी, मालूम नहीं, अमाउंट नहीं मालूम। आप देखो कितने सारे ट्रांजेक्शन है, क्रेडिटर्स पेड बाय चेक मालूम नहीं, क्रेडिट सेल मालूम नहीं। डरना नहीं, जब भी डर लगे तो इस चैप्टर का नाम लो, अकाउंटिंग फ्रॉम, है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो तो। उसके बाद पेमेंट आर रिसीव्ड इन चेक ओनली फ्रॉम सच पार्टीज, लो भैया कैश टू डेटर भी नहीं है, कैश टू डेटर नहीं है, चेक पार्टी से, चेक से ही आता है तो वो बैंक टू डेटर ही एंट्री होगी। इज दिस क्लियर? ऑल अनपेड बिल्स आर केप्ट इन अ फाइल केयरफुली, तो नहीं भी लिखते तो मान लेते कि भाई बिल संभाल के रखे थे उन्होंने, जो भी थे, जो भी अनपेड बिल थे, अनपेड बिल कितने थे वो भी नहीं मालूम। ठीक है, अब ये बैंक ट्रांजेक्शन दे रखा है 13 वीक का, 13, तो एक साल में कितने हफ्ते होते हैं भाई, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52, ये 13 वीक का ही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहला सवाल ऐसा है जो 3 महीने का ही है। अरे हाँ है ना, 13 वीक मतलब 3 मंथ ही मानूंगा ना मैं, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं तो 13 हफ्ते ने 1/4 यानी 12 महीने का 1/4 3 महीने के बैंक ट्रांजेक्शन है। क्लियर? उसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, चेक जो जमा किए वो दे रखा है बैंक में, कैश जमा किया वो दे रखा है, क्रेडिटर्स को पेमेंट दे रखा है, रेंट टू बैंक है, एक्सपेंस है, ये सन्ड्री एक्सपेंस के अलावा है। और इसके बाद ये 1 जनवरी का बैलेंस दिया था, ध्यान रखना कब का दिया था, 1 जनवरी का, तो 13 हफ्ते यानी 3 महीने मानू तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का क्लोजिंग यानी अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। क्लियर हो गया इतना? आफ्टर 13 वीक ऑन 1 अप्रैल मंडे भी दे रखा है, एंटायर कैश वॉज मिसिंग, इट वॉज टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक, पूरा कैश जो है मिसिंग है, जो डिपॉजिट करना था बैंक में वो कैश क्या हो गया, मिसिंग हो गया है। और फॉलोइंग फर्दर फैक्ट आपको दे रखे, उस दिन का स्टॉक 1 अप्रैल का स्टॉक था 4000 का, डेटर्स थे 20,000 रुपए के, ठीक, और क्रेडिटर्स थे 8000 एज पर अनपेड बिल फाइल। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश मिसिंग, आपको कैश मिसिंग निकालना है। क्लियर है? मोबाइल में क्वेश्चन है आपके पास तो एक बार पढ़ना चाहिए फिर आपको, ये तो मैंने पढ़ के सुना है, एक बार ढंग से पढ़ लें। बहुत ज्यादा इजी सवाल है ये तो मैंने डिस्कस तो मैं कर लूंगा अभी, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्यों मालूम, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कुछ बनाना ही नहीं है। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करने को कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, जो मैं पूछूं आंसर देंगे। ध्यान दें, वैसे मालूम है, मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर आप चाहें, ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें तो घर पर जब इस क्वेश्चन को करें तो 3 महीने बाद का ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाएं। कैसे करेंगे इस सवाल को, ये सवाल टोटल 13 वीक का ही है ना, ये पूरे साल का सवाल है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर एग्जाम में हो सकता है ना कि इसी क्वेश्चन में आपसे ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट पूछ लें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। एक पेज पे ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट बना लेंगे, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। ट्रेडिंग पीएनएल जनवरी 1 से लेकर, तो ये बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी थी, देखो डेट कौन सी थी, वो 1 जनवरी की थी ना, ये 1 जनवरी 2023 की थी ना ये, तो ट्रेडिंग पीएनएल आप बना लेंगे 3 महीने का, बैलेंस शीट बनेगी जनवरी फरवरी मार्च यानी 31 मार्च की, 3 महीने बाद की बनेगी। उसके बाद सबसे पहले नोट्स तीसरे पेज पर, मेरा तरीका वही है, नोट्स असम्पशन एंड वर्किंग नोट बना लेंगे, ये सारे एसेट के अकाउंट खोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सारे लाइबिलिटी के अकाउंट खोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अब एंट्री पास करना शुरू करता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 200 पर वीक है, इंटू 13 वीक का ही सवाल है, 52 वीक मत कर देना, 2600 रुपए ड्रॉइंग्स टू कैश कर देना, कैश कम हो जाएगा, कैश अकाउंट बनेगा ना, और ड्रॉइंग्स कैपिटल में चली जाएगी, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, मेरा तरीका वही रहेगा। सन्ड्री एक्सपेंस कितने हुए बताइए, 100 रुपए ऑन एन एवरेज, एक हफ्ते के 100 रुपए, तो 13 हफ्ते के 1300 रुपए। एंट्री बोल रहा हूं, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सन्ड्री एक्सपेंस पीएनएल में चले जाएंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा, बात खत्म। उसके बाद
बैंक में कितना जमा हुआ भी मालूम नहीं है, ये कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो एंट्री भी करते चलता हूं। यहां लिखा है ना क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक, क्या लिखा है? क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक। अमाउंट नहीं मालूम तो क्या हुआ? एंट्री बोलो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स में टू बैंक लिख दूंगा, बैंक वैसे सवाल में बनाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना के दे रखा है। ये क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक 40,000 का अमाउंट है ही। हो गया इतना? कर पाएंगे क्या आप ये? उसके बाद क्रेडिट सेल्स की एंट्री बोलिए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट अभी मालूम नहीं है इसका भी। कोई एक्सपेंसेस भी हैं, कोई एक्सपेंसेस है अदर देन सन्ड्री एक्सपेंस तो ऊपर आ गए, वो चेक से हुए। एंट्री बोलो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। वो एक्सपेंस आपको दे ही रखे क्वेश्चन में 3,000 रुपए के, देखो आप। अरे बैंक अकाउंट दिया हुआ था कि नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसके बाद ये 1 अप्रैल यानी साल की शुरुआत का ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, जल्दी बताएं। अरे ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। हाँ है ना? डेटर्स 1 अप्रैल के दे रखे हैं, बताओ कितना? 20,000। 1 जनवरी के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 अप्रैल यानी 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं? क्लोजिंग वाले 8,000, ओपनिंग वाले ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखे थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे सवाल सुन लेना, ये 1 जनवरी से सवाल शुरू होगा, 31 मार्च यानी 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। 13 वीक का सवाल है केवल ये। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन 8,000। हो गया क्या? ठीक। उसके बाद सारे अकाउंट्स की जो भी एंट्री पोस्टिंग है मिसिंग फिगर निकल जाएंगे। अब मैं 2 मिनट में फटाफट सवाल करवा देता हूं। सवाल आप लोग मॉड्यूल सामने आपके, जरा देख के बताओ। ओपनिंग डेटर्स कितने? वो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग डेटर्स जो 1 अप्रैल के, बोलो। अरे 20,000 हो गया ना? और बैंक अकाउंट भी सवाल में दे रखा, उसमें देखो डेटर्स को कितना पेमेंट, डेटर से कितना कैश पेमेंट आया है। बैंक टू डेटर, तो बैंक में टू डेटर लिखा है तो डेटर में बाय बैंक, खत्म। ये आ गई क्रेडिट सेल। आ गई कि नहीं? सर सिर्फ 7,000 की क्या क्रेडिट सेल? क्वेश्चन में भी लिखा था फ्यू, क्वेश्चन में ही बोला था क्रेडिट सेल बहुत कम है, बोला था कि नहीं? अच्छा अब सवाल देख के बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने? सवाल देख के बताओ, यहां जो दिख रहा है वो मत बताओ। 10,000। क्लोजिंग में अनपेड बिल के हिसाब से क्रेडिटर दे रखे थे 1 अप्रैल के 8,000। बैंक अकाउंट में देखो क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है, एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स में टू बैंक, क्रेडिटर्स में टू बैंक आ गया। अरे आया कि नहीं? ये क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं? क्रेडिट सेल आ गई, क्रेडिट परचेज आ गई। इज दिस क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि भाई अगर पूरा ट्रेडिंग पैनल भी बनाने को मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको, घर जाकर इस क्वेश्चन को वैसे ही करना जैसे सारे क्वेश्चन करें। 3 महीने के का ट्रेडिंग पैनल और 3 महीने बाद की बैलेंस शीट बनाना बनेगी। हो गया? चलो, बैंक अकाउंट सवाल में दिया हुआ था कि नहीं? बैंक अकाउंट सवाल में दिया था, बनाने की जरूरत नहीं है। कैश बनाए, कैश का ओपनिंग बैलेंस बताओ। एक कैश का ओपनिंग बैलेंस बताओ, 1,000। ड्रॉइंग्स टू कैश एंट्री आ गई, अरे 2,600 रुपए की। एक्सपेंस सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश 1,300 रुपए की आ गई। अरे हाँ है ना? और बैंक में कैश जमा किया है कि नहीं? सवाल में लिखा था ना बैंक में कैश जमा हुआ है, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट लिखा होगा, कितना है? दिया है। बैंक अकाउंट सवाल में दिया हुआ है। ये लो मैं दिखा देता हूं, कई लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मत देखो। ये रहा बैंक में टू कैश, दिया है कि नहीं? अरे बैंक में टू कैश, तो कैश में आके क्या लिख दोगे भाई? ये खत्म हो गया कि नहीं? अब इस सवाल में डेटर से कैश आया ही नहीं है, कैश टू डेटर है ही नहीं, क्योंकि डेटर से चेक ही आता है, बोला था कि नहीं? पर कैश सेल है, कैश सेल। ओपनिंग स्टॉक पता है, बोलो हाँ या ना? परचेस पता है? अरे ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेस पता है कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक पता है क्या? हाँ। अरे 1 अप्रैल का दे रखा है ना? अरे 1 जनवरी का तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। इधर देखो, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नोट में, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर आप मॉड्यूल के हिसाब से क्वेश्चन करोगे तो ट्रेडिंग पैनल नहीं बनाना है, ठीक है ना? तो वर्किंग नोट में बना दो। ओपनिंग स्टॉक पता है कि हाँ या ना में जवाब दो। अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी के साथ बोलो। ओपनिंग स्टॉक दिया है कि नहीं? परचेज दिए कि नहीं? पूरी परचेज क्रेडिट परचेज ही, कैश है ही नहीं। हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? अगर पूरी सेल पता होगी तो जीपी निकल जाएगा कि नहीं? और जीपी पता होता है तो सेल निकल जाएगी कि नहीं?
तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल पे 20% है तो कॉस्ट पे 25% है कि नहीं? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इस पे 25% लिखोगे तो जीपी आ जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना। और जैसे ही जीपी आएगा तो टोटल बैलेंसिंग फिगर सेल आ जाएगी कि नहीं? और सेल आ जाएगी, क्रेडिट सेल कौन सी सेल? क्रेडिट सेल निकल गई थी ना, क्रेडिट सेल निकल गई थी कि नहीं? तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट से सेल आएगी, मॉड्यूल में स्टेटमेंट बना रखा है, अपन अकाउंट में बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से जो सेल आएगी वो टोटल सेल होगी कि नहीं? टोटल सेल में से क्रेडिट वाली माइनस कर देना, कैश आ जाएगी कि नहीं? ठीक। और जैसे ही कैश आएगी तो एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश टू हो गया। अब इस कैश अकाउंट जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उससे देख के बताइए ओपनिंग कैश कितना था, कितना कैश सेल से आया? अरे बोलो ना, कितना आया, कितना गया ड्राइंग्स में, कितना सन्ड्री एक्सपेंस में, कितना बैंक में, कितना बचना चाहिए था? बचा नहीं, मिसिंग है ना। एंट्री बोलो, मिसिंग है तो चोरी हो गया। एंट्री बोलो, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट बनाते तो टू कैश, कैश में बाय लॉस बाय थेफ्ट, यही निकालना था, लॉस पीएनएल में जाएगा, बात खत्म। हो गया कि नहीं सवाल? कोई दिक्कत? तो ऐसे सब सवाल हो जाएंगे, अप्रोच वही रखो। मैं तो फिर कह रहा हूं, इन्होंने सिर्फ कैश मिसिंग पूछा है, आप तो 3 महीने का ट्रेडिंग पीएनएल बनाओ, 3 महीने बाद की बैलेंस शीट बनाओ और नोट्स, असम्पशन और वर्किंग नोट के साथ पूरा क्वेश्चन करके देखो, अपने आप कैश अकाउंट से कैश मिसिंग निकलेगा और पूरा सवाल हो जाएगा। ये युवराज, ओए ओए, क्या हुआ? हाँ, कोई समस्या? तो मैं नया टॉपिक शुरू करूं? देखिए, किसी भी टॉपिक का कभी भी कोई अंत तो हो ही नहीं सकता। आप अगर मुझसे बोलोगे तो मेरे पास तो इतने क्वेश्चन से करवाने के लिए कि मैं दिसंबर तक चला दूं इस चैप्टर को, इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपके हाथ में, बूस्टर बुक आपके पास है ना, मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया, इवन मैंने आपको अकाउंट्स पढ़ने का तरीका बता दिया कि अकाउंटिंग करना कैसे। आप, मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर को एक बार 2 बार अच्छे से रिवाइज करो, अकाउंटिंग इंप्रूव हो जाएगी और आने वाले सारे टॉपिक आसानी लगने वाले हैं भी आप। ठीक, चलिए, तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो, नया टॉपिक शुरू कर दूं मैं? ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हैं कुछ कहना चाहते हैं? ऑनलाइन में स्टूडेंट्स कहो ना। इसी फाइनल अकाउंट इजी सब वही है भाई। पहले पहले इनकम्प्लीट रिकॉर्ड किया, अब फाइनल अकाउंट करेंगे, फिर एनपीओ करेंगे, फिर पार्टनरशिप करेंगे। 60-70 नंबर का पेपर तो वैसे ही हो गया है ना, फटाफट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का।